वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, हमें प्रमोशन होता है कि नहीं, काम पता नहीं क्या करना होता है, और अगर मैं इस भर्ती में सेलेक्ट होना चाहूँ तो मुझे कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं उनको कुछ आइडिया है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं है कितने नंबर लाने होते हैं। और जो लोग अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं इस डिपार्टमेंट में कभी किसी पोस्ट पे, तो उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि सैलरी क्या होती है, प्रमोशन कैसे होते हैं, क्या काम करना पड़ता है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। इसके पहले मैंने करीब 100 से अधिक 150 के आसपास वीडियो बना दिए हैं इस भर्ती से रिलेटेड, जो आपके डाउट हैं उन पर। ठीक है, कि किस पोस्ट पे क्या कैसे काम करना होता है, हमारे सैलरी वगैरह बढ़ती है कि नहीं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, और बहुत सारे मुद्दे जो हम मुझसे कमेंट में पूछे गए उन सब पर वीडियो बना दी है ऑलरेडी। आप चैनल पे विजिट करके अपने हर डाउट से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, और उन पे आए हुए जो हज़ारों कमेंट हैं उनके सबके जवाब मैंने दिए हैं। एक भी पेंडिंग कमेंट नहीं है जिसका जवाब मैंने अभी ना दिया हो किसी वीडियो का। ठीक है, इसका मतलब आपके जितने भी डाउट हैं भर्ती से संबंधित, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हैं, उन सबका हल मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। चैनल पे विजिट करिए, वीडियो सर्च करिए, आपके काम का जो वीडियो है, आपका जो डाउट है उसे देख लीजिए। अब बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की सैलरी की। सबसे पहले बात करेंगे हम, तो आपकी जो सैलरी है उस सैलरी में आपको आपकी बेसिक सैलरी मिलती है। बेसिक के बाद आपकी डीए मिलता है, डीए के बाद आपका एचआरए मिलता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिलती हैं इस डिपार्टमेंट में। और अगर मैं तीनों को मिला के आपको बताऊं तो आपकी सैलरी जो है वो 34,000 के आसपास बनती है। इसमें से एनपीएस कट के आपको 30 से 31,000 के बीच की सैलरी मिल जाएगी स्टार्टिंग में। यही आपकी सैलरी होती है इस डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट। इसके बाद आपके प्रमोशन वगैरह होंगे और सैलरी इंक्रीमेंट मिलेंगे, हर साल सैलरी बढ़ती चली जाएगी। स्टार्टिंग यहीं से होती है। अब सैलरी के बाद हम बात करेंगे किस बारे में, सैलरी के बाद हम बात करेंगे कि आपका वर्क प्रोफाइल, आपको काम क्या करना होता है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलने वाला है, चाहे वो नौकरी से पहले की हैं और चाहे नौकरी के बाद की हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल, काम क्या करना होता है। तो काम, आप क्लर्क हैं एक तरीके के, जूनियर असिस्टेंट हैं, क्लर्क हैं। आपसे बड़ा होता है सीनियर असिस्टेंट आपका, और बड़ा होता है हेड असिस्टेंट। ठीक है, हेड असिस्टेंट तक ही प्रमोशन हो सकते हैं, उसके बाद हेड असिस्टेंट ही नाजिर या प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। अब तो बात करते हैं पहले, आपको कोर्ट में काम मिल सकता है पेशकार के तौर पर। ठीक है, कोर्ट में काम मिल सकता है पेशकार के तौर पे। दूसरी चीज, आपको बाबू की जगह, असिस्टेंट की जगह ऑफिस में काम मिल सकता है, और इसके अलावा किसी अनुभाग में काम मिल सकता है। ठीक है, अनुभाग, बहुत सारे अनुभाग होते हैं जहां क्लर्क होते हैं कोर्ट में, अकाउंट में, लाइब्रेरी में, अमीन अनुभाग में, कंप्यूटर अनुभाग में। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे अनुभाग हैं जहां पर क्लर्क का काम होता है। मोस्टली ऑफिस यानी वो कार्यालय जहां कोर्ट की फाइल रखी रहती हैं, डेली बाय डेली आती हैं, वहीं फाइलों से संबंधित ब्यौरा तैयार किया जाता है। हर महीने आपको ब्यौरा तैयार करना होता है, कितनी फाइलें नई आई हैं, कितनी ख़त्म हुई हैं, और इससे संबंधित जो भी अलग अलग तरीके की फाइलें हैं। पेशकार का काम आपने देखा ही होगा, कोर्ट में होते हैं, जो फाइलें कोर्ट में लगी होती हैं उस दिनांक पर उन्हें पेश किया जाता है अधिकारी के सामने, अपने जज साहब के सामने। और इसके अलावा कुछ बयान वगैरह लिखने होते हैं, थोड़े से रजिस्टर भी होते हैं पेशकार के पास, उन रजिस्टर को भी मेंटेन करना होता है। मोस्टली काम जो है वो ऑफिस में ज़्यादा होता है। ठीक है, अनुभाग में आपको अलग अलग अनुभाग में अलग अलग तरीके का काम होता है, तो वो तो आप किसी अनुभाग में पहुंचेंगे तभी सीख पाएंगे कि क्या काम यहाँ करना है। ठीक है, इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका वर्क प्रोफाइल। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपके प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन के बारे में भाई, आप 2000 ग्रेड पे से भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, 2000 ग्रेड पे से आप भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन 5 साल बाद होगा 2800 ग्रेड पे पर। ठीक है, और उसके बाद जब भी पोस्ट खाली होंगी 4200 ग्रेड पे की 5 साल में, 10 साल में, तो आपका 4200 ग्रेड पे पर प्रमोशन हो जाएगा।
और आपके रिटायरमेंट होने से पहले पहले अगर आपकी लंबी सर्विस है, लंबी सर्विस जिनकी है वो 4600 ग्रेड पे तक पहुंच जाएंगे, और जिनकी सर्विस एवरेज है मतलब 25 साल तक है तो फिर वो नहीं पहुंच पाते हैं 4600 ग्रेड पे तक, जगह खाली नहीं होती हैं तो ठीक है। आमतौर पे लोग 4200 ग्रेड पे तक आराम से पहुंच जाते हैं इस नौकरी में। अब ये हो गया आपका वेतन। अब प्रमोशन के बाद अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पद कौन सा मिलेगा, तो आप पहले जूनियर असिस्टेंट हैं, फिर असिस्टेंट हैं, फिर हेड असिस्टेंट हैं। हेड असिस्टेंट रहते हुए आपको किसी भी पद पे, नाजिर के पद पे या प्रशासनिक अधिकारी के पद पे या किसी अन्य जो भी वहाँ उस समय पद होगा जिम्मेदारी वाला, ठीक है, तो आपको वहाँ बिठाया जा सकता है। 4200 से 4600 ग्रेड पे जब आपकी होगी उस समय आपको इन पदों पे बिठाया जा सकता है, लेकिन आप रहेंगे एक तरीके से असिस्टेंट या हेड असिस्टेंट, जो भी आपके उस समय पोस्टिंग होगी। इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, ठीक है। आप बाबू से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं बनेंगे, बाबू ही रहेंगे, सीनियर होते चले जाएंगे। इसके बाद वर्क प्रोफाइल हो गया, प्रमोशन हो गया आपका, और आपकी सैलरी हो गई। अब चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो बचती है कि सर अभी स्कोर कितना हमें करना चाहिए कि हम इसमें सेलेक्ट हो जाएं। तो भैया कैटेगरी वाइज बता दूं, अगर आप जनरल हैं, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं, ठीक है। फीमेल मत पूछना, क्योंकि फीमेल का ऐसा है इस भर्ती में, पिछली कई कट ऑफ में देख चुका हूँ, कई रिजल्ट में देख चुका हूँ, फीमेल के लिए अलग से कट ऑफ नहीं आ रही है, फीमेल के लिए अलग रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अपनी ही कैटेगरी में फीमेल को रिजल्ट दे रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का, केवल ग्रुप डी में फीमेल रिजर्वेशन आ रहा है, ठीक है। मतलब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ग्रुप डी में देखने को मिल रहा है, ग्रुप सी में और स्टेनो में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर हॉरिजेंटल के बारे में ना पूछें, ठीक है। तो जनरल की अगर हम बात करें, अगर जनरल में आप सेफ होना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि प्री में भी पास हो जाऊं और टाइपिंग के बाद मेंस में भी सिलेक्ट हो जाऊं, अगर आप ये चाहते हैं तो 80 प्लस स्कोर ही करना, ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ आपकी 130 के आस अराउंड लगेगी। तो अगर टाइपिंग में भी अगर आप 50 में से 48-49 नंबर लाते हैं और इधर 80-81 नंबर आप हैं, तभी जाके वहाँ पे आप फाइनल कट ऑफ में आएंगे, अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तब भी आप 75 प्लस के बारे में सोचिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दोनों की कट ऑफ में अंतर रहता नहीं है जनरल ओबीसी की, खास करके इस भर्ती में, ठीक है। मोस्टली कई बार देखा गया है ग्रुप डी वगैरह में ओबीसी जनरल बराबर रहती है, बिल्कुल बराबर, एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं जाती, ठीक है। तो इस भर्ती के लिए सावधानी रखें, ओबीसी जनरल के बराबर भी जा सकती है, 75 प्लस ही करना है आपको हर हाल में, क्योंकि केवल 75 ला के आप फिर टाइपिंग दे के फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रयास करिए 80 हिलाइए। एससी की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा मार्जिन आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जो है 70 का प्रयास कीजिए। अगर आप एससी हैं तो 70 प्लस का प्रयास कीजिए, ठीक है। 70 प्लस का प्रयास करेंगे मतलब आप भी 75-80 तक जा रहे हैं, तो आप भी टाइपिंग करके और फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ पे आंकड़ा बताया है इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप इतना ले आएंगे तो आप टाइपिंग के बाद फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। केवल प्री पास करके करना क्या है, ठीक है, मेन पर्पज़ है फाइनल सिलेक्शन लेना। प्री की कट ऑफ अगर लग भी जाती है 70 नंबर और आप टाइपिंग देते हैं और आप मेंस की कट ऑफ से 10 नंबर पीछे रह जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए शुरू से ही तैयारी करके चलिए कि हमें रिटर्न में इतने नंबर लाने हैं, क्योंकि टाइपिंग में आप 50 नंबर की टाइपिंग है, मोस्टली लड़के उसमें 47, 48, 50 नंबर ही लाते हैं, आप 50 से ज़्यादा ला नहीं सकते हैं, ठीक है। और कोई 25 नंबर लाएगा नहीं जो बाहर हो जाएगा। बच्चे सब एक जगह ही 40 के ऊपर और 50 के नीचे वहीं बीच में रहते हैं। तो आप जो है जो रिटर्न में स्कोर कर सकते हैं वही कर सकते हैं, वहाँ जाके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिटर्न में अच्छा स्कोर करने का प्रयास करना है आपको। ये सेफ स्कोर है जो आपके सामने लिखा है। और इसके बाद जो कैटेगरीज आती हैं वो अपने आप को इसी हिसाब से देख लें कि उन्हें इससे ऊपर की नहीं सोचना है, उन्हें यहाँ तक ही सोचना है। जो 3 मेन कैटेगरीज जिनमें बच्चे बैठते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी कुछ लोग EWS वाले हैं, तो EWS वालों को मैं बताना चाहूँगा कि OBC और जनरल से अलग नहीं है आप, आपकी कट ऑफ भी इन्हीं के आसपास रहेगी। 1-2 नंबर का फ़र्क आएगा फाइनल कट ऑफ में बस, ठीक है। तो जो EWS वाले हैं, EWS वाले बच्चे वो भी अपने आप को यहीं रखें, जनरल OBC के बीच ही यहीं रख लें कहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती थोड़ा अलग ही है। चाहे ये भर्ती हो चाहे UP SSC, आपने देखा UP SSC की जब पेट की कट ऑफ वगैरह लगती है तो OBC EWS जनरल एक ही कट ऑफ आती है, ठीक है। तो स्टेट एग्ज़ाम्स में आप सावधानी रखें,
रेलवे में एक बड़ा मार्जिन आपको देखने को मिलता है, और किसी वैकेंसी में जो सेंट्रल की वैकेंसी है बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिलता है, लेकिन स्टेट में बहुत बड़ा मार्जिन देखने को कभी कभी मिलता है। ठीक है, जब कोई बड़ी मतलब कोई बड़ी पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है और लिमिटेड वैकेंसी होती है, 20-30 वैकेंसी होती है, वहाँ फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, तो 2-4 नंबर का अंतर रहेगा। तो आप ज़्यादा अपने आप को अलग मान के ना चलें। आप तीनों लोग, जनरल, EWS, OBC, आप तीनों लोग प्रयास करें कि आप 80 सही करें। ठीक है, SC वालों के लिए मैंने कह दिया 70+ सही करने का प्रयास कीजिए। ST वाले भी हैं तब भी आप जो है 60 से 70 के बीच जरूर रहें। इससे नीचे आप जाएंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। और ये मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए अभी बता रहा हूँ, तो बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। उम्मीद है जो बातें मैंने बताई हैं इससे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, आपको कोई डाउट रह गया है, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं बाकायदा कमेंट करके। और कोई इंपॉर्टेंट विषय होता है तो मैं उस पर नई वीडियो लेकर आता हूँ, जैसे ये वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट आया तो मैं ये वीडियो लेकर आया और सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में बता दिया, ताकि आपका भी समय बच जाए और मेरा भी समय बच जाए। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।